क्या भारत में डॉक्टर तेजी से एआई पर निर्भर होते जा रहे हैं? क्लिनिशियन ऑफ द फ्यूचर की ताजा स्टडी बताती है कि देश के करीब 48% डॉक्टर अब इलाज में एआई का सहारा ले रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनमें से ज्यादातर जेनेरिक एआई चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए बने ही नहीं हैं। क्योंकि एआई के जरिए जवाब तो मिल जाता है, लेकिन वो सही है और मरीजों के लिए फायदेमंद है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। एक्सपर्ट इसे मरीजों की सेहत के लिए खतरनाक मान रहे हैं। और भी एआई का जो पूरा इकोसिस्टम है, उसका हमारे डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए लोग उसका एडॉप्शन किस तरह से कर रहे हैं, इस पर बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है जो कि आम मरीजों से जुड़ी हुई है। इसलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। छोटी सी रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए, करते हैं इस पर विस्तार से चर्चा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूदा दौर की सच्चाई है और इसका इस्तेमाल आज हर क्षेत्र में हो रहा है। खास बात यह है कि भारत में डॉक्टर और मेडिकल पेशे से जुड़े लोग भी अब बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भरोसा उतना ही सुरक्षित है जितना दिखता है? क्लिनिशियन ऑफ द फ्यूचर 2026 की ताजा स्टडी में एक चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। देश के करीब 48% डॉक्टर अब इलाज के दौरान किसी न किसी रूप में एआई का सहारा ले रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक एआई इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर डॉक्टर जनरल एआई चैटबॉट्स पर भरोसा कर रहे हैं, ऐसे टूल्स जो सिर्फ आम जानकारी के लिए बनाए गए हैं। ये क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक भी 56% क्लिनिशियन जनरल पर्पज एआई प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 34% ही हेल्थ केयर के लिए खासतौर पर बने एआई टूल्स पर भरोसा जताते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब एआई से जवाब मिल जाता है तो क्या वो जवाब सही भी होता है? एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। एआई का जवाब भले ही तुरंत मिल जाए, लेकिन वो मरीज के लिए कितना सुरक्षित और फायदेमंद है, ये तय करना आसान नहीं है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स इसे मरीजों की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। रिपोर्ट भी इस चिंता की पुष्टि करती है। सिर्फ 35% क्लिनिशियन को एआई टूल्स पर पूरा भरोसा है, जबकि 57% का भरोसा सिर्फ आधा अधूरा यानी मध्यम स्तर का ही है। यानी डॉक्टर खुद भी जानते हैं कि एआई के जवाब पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। इस पूरे मामले की सबसे बड़ी वजह है सही ट्रेनिंग का ना होना। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 45% क्लिनिशियन को ही ठीक ठाक एआई ट्रेनिंग मिल पाई है, जबकि अच्छी क्वालिटी की एआई एजुकेशन पाने वालों का आंकड़ा घटकर सिर्फ 32% रह जाता है। डॉक्टरों में तो ये स्थिति और भी गंभीर है। महज 18% डॉक्टरों को ही सही एआई ट्रेनिंग मिलती है। यानी तस्वीर साफ है, एआई डॉक्टरों की मदद जरूर कर रहा है, लेकिन बिना सही ट्रेनिंग और बिना क्लिनिकल स्तर की जांच के। ये मदद मुसीबत भी बन सकती है। मरीज की जिंदगी से जुड़े फैसलों में जब तक इंसानी समझ और मेडिकल एक्सपर्टीज हावी नहीं रहेगी, तब तक एआई सिर्फ एक सहायक ही रह सकता है, डॉक्टर का विकल्प नहीं बन सकता। इसलिए अगली बार जब आपका डॉक्टर मोबाइल स्क्रीन पर कुछ टाइप करे तो ये सवाल जरूर पूछिएगा कि जवाब असल में आया कहां से, मेडिकल किताबों से या फिर एक जनरल एआई चैटबॉट से, क्योंकि ये सेहत का मामला है। यहाँ लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर संजय राय सर का, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर राय। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया सर, सीनियर फिजिशियन हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे डॉक्टर लहरिया। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग मैम, चेयर प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी NIHFW। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गर्ग मैम, आपका भी गुड इवनिंग। डॉक्टर राय, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। अब तक हम देख रहे थे कि मरीज अपने इलाज की जानकारी के लिए और उससे दवा हुआ शॉर्टकट पाने के लिए पहले गूगल और फिर एआई का इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा चिंता में डालती है कि डॉक्टर्स भी, और वो भी एआई, वो खास टेलर्ड एआई के लिए नहीं। 54% जो डॉक्टर्स हैं वो सामान्य एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, ये कितना गंभीर आप इसे मानते हैं? दीपक जी, देखिए, आज के जो सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो कुछ ही सेकंड में हमारे मोबाइल फोन पे जो है सारी जानकारियां उपलब्ध हो जाती हैं। तो चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, डॉक्टर हो, मरीज हो, आम जनता हो, सभी लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। और जहां तक जानकारी लेनी है वहां तक तो ये ठीक है,
जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेकंड में जो है आपको पूरी दुनिया की सारी जानकारी मिल जाती है, किसी भी क्षेत्र की लेनी हो। लेकिन जब हम इसको सब्स्टिट्यूट समझने लगते हैं, प्रॉब्लम तब शुरू होती है, चाहे वो मरीज के लेवल पे हो चाहे डॉक्टर के लेवल पे हो। कई बार मरीज भी जो है गलत दवाइयां ले लेते हैं। एक ही बुखार देखिए, जैसे बुखार के लिए उन्होंने पूछा, कई कारण से हो सकता है, बहुत सीरियस कारण से भी हो सकता है एंट्रिक फीवर हो, कई कारण से हो सकता है। और उन्होंने जो है गूगल से पूछ के, एआई से पूछ के जो है अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। कई बार नुकसान हो सकता है। जानकारी लेनी अलग बात है, बट उस पर क्रियान्वयन जब हम करते हैं तो दिक्कत होती है। वही हाल अगर जैसे जो स्थिति आपने बताई, आल्दो मैंने अभी तक कोई ऐसा रिसर्च नहीं देखा था जो पब्लिश्ड हुआ हो, बट सर्वेज हुए होंगे जिसमें आप जैसा बता रहे हैं कि करीब मोर देन 50 to 60% डॉक्टर्स जो है एआई पे डिपेंडेंट है। अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए कर रहे हैं, कोई भी नई इंफॉर्मेशन करने के लिए, अब जैसे हम कोई भी नई इंफॉर्मेशन होती है, कोई पब्लिश्ड होता है लिटरेचर, नई रिसर्च पब्लिश्ड होती है, तो हम सर्च करते हैं। हार्ड कॉपी पे पहले देखते थे, अब गूगल से सर्च करके देखते हैं। अगर इसके लिए डिपेंडेंसी है तो अच्छी बात है कि नई जानकारी ले रहे हैं। ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ डिपेंडेंसी हो सकती है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो वो कहीं से हित में नहीं। देखिए, एआई का यूज होगा, मेडिकल में भी यूज होगा, और वह जो है डॉक्टर की क्षमता बढ़ाने के लिए होगा, क्योंकि डॉक्टर का सब्स्टिट्यूट अभी एआई नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर जो है पूरी तरीके से एआई पे डिपेंडेंट हो जाए, ये बात थोड़ी पछती नहीं है। हो एक्चुअली सकता है हाँ, आप नहीं नहीं आप आपकी राय बिल्कुल, आप इस पे अपनी राय दे सकते हैं सर, बट मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ। एल्सेवियर की है ये रिपोर्ट, और उसका जो शीर्षक हमने बताया, क्लिनिशियन ऑफ द फ्यूचर। और एल्सेवियर दुनिया की बड़ी वैज्ञानिक और जो मेडिकल है और जो साइंटिफिक और मेडिकल पब्लिशिंग की दुनिया में एल्सेवियर का नाम है, इसलिए हमने इस रिपोर्ट को चुना है। तो ये नहीं कि हमने कोई ऐसी रिपोर्ट उठाई, ये एक प्रतिष्ठित मेडिकल रिपोर्ट है, इसलिए इसके आधार पर कर रहे हैं। मैं आऊँगा सर आपके पास। सर, अब कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है लहरिया सर कि अगर डॉक्टर्स भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी क्लिनिकल नहीं, जो कि सामान्य चैटबॉट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मरीजों के इलाज के लिए कितना गंभीर हो सकता है डॉक्टर लहरिया? तो आज हम जो एआई की बात कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद बात होगी कि हर डॉक्टर को एआई का और अधिक यूज करना चाहिए। अभी एआई को थोड़ा शक और उसके नज़र से देखा जाता है कि नहीं डॉक्टर से एआई का यूज कर रहे हैं या चैटबॉट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज पर है। लेकिन फ्यूचर डेफिनेटली एआई से जुड़ा होगा, जहां पर डॉक्टर से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो एआई का सही यूज करें। क्यों? इसका वजह ये है कि मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक ज़माना था आज से 50 साल पहले, जो छपे हुए साइंटिफिक जर्नल आते थे। किसी को रिसर्च करनी है तो एक देश में 1 या 2 बड़ी लाइब्रेरी होंगी, वहीं पर सारे जर्नल मिलेंगे, जैसे नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है, और वहां जाना पड़ेगा। आज 20 साल और 25 साल से वो चीज बदल चुकी है। हर कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। उसी का नेक्स्ट वर्जन अब एआई है। उसी तरह आज से 60 साल पहले और 50 साल पहले जब इकोकार्डियोग्राफी नहीं आई थी, तो इको जिसको हम आम भाषा में बोलते नहीं आती, तो डॉक्टर इस बात में अपना वो लेते थे कि हम हार्ट का साउंड सुनने के लिए एक स्टेथोस्कोप से कितना अच्छे से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन उसके बाद इको आया, तो अब जो जितनी मेहनत हार्ट के साउंड को सुनने में की जाती थी, उतनी जरूरत नहीं थी कि आप सब कुछ वहां देख सकते हैं। लेकिन इसमें सोचना, बट टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में, सॉरी टू इंटरफेयर सर, बट टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में, एआई के एडॉप्शन में जो इकोसिस्टम हमारा बन रहा है सर, और जो नॉलेज शेयरिंग हो रही है, ट्रेनिंग्स जो डॉक्टर की हो रही है, आपको लग रहा है वो प्रॉपर हो रही है? उसको और बेहतर होना चाहिए? मैं उसी पर आ रहा हूं। तो जैसे कि जो इकोकार्डियोग्राम का एग्जांपल है कि आज स्टेथोस्कोप भी एग्जिस्ट करता है, इको भी एग्जिस्ट करता है, उसी तरह से जो हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम है कि जो लर्निंग, ग्रेजुएट लर्निंग है और क्लिनिकल स्किल्स हैं, वो उसी सिस्टम से सिखाई जाएंगी। लेकिन जैसे ही एआई आएगा, अभी फिलहाल एआई नया है, वो मशीन लर्निंग हो रही है उसमें, अभी इसको ट्रेनिंग चल रही है, तो अभी उसको शक की नजर से देखा जाता है। और सही बात है कि अभी उसको उतना इस्तेमाल नहीं किया जाए, लेकिन डॉक्टर्स को निश्चित रूप से सीखते रहना पड़ता है। जहां तक आपने ट्रेनिंग की बात की, तो इंडिया के काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं, अब डॉक्टर्स को एआई में ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ अगर कोई एआई अकेले पर निर्भर करता है तो वो गलत है, जैसे कि डॉक्टर राय ने भी कहा। लेकिन अगर वो अभी एआई को कैसे बेहतर तरीके से यूज किया जाए, इसके लिए तैयारी नहीं करता, और हम
वो इकोसिस्टम नहीं क्रिएट करते Right. तो वो भी गलत होगा। 5 साल बाद Right, एआई sir. का बहुत जरूरी उपयोग होगा। ऑलराइट डॉक्टर गर्ग मैम, आपके पास आते हुए जैसा कि हम बोल रहे हैं कि भाई 54% अगर आपके डॉक्टर्स सामान्य एआई चैटबॉट, आई मीन मेडिकल की क्लिनिकल एआई बनाए हुए हैं आपके लिए, लेकिन वो क्लिनिकल एआई का इस्तेमाल सिर्फ 26% कर रहे हैं मैम, आपको क्या लग रहा है मैम? शॉर्टकट है, बर्नआउट है डॉक्टर्स में, या ट्रेनिंग की प्रॉपर कमी है? कहां ध्यान देने की आवश्यकता है? क्योंकि ये सीधा सीधा मरीज के डायग्नोसिस से जुड़ा हुआ है, उसकी बीमारी से। मैं तो ये यहां तक पढ़ रहा था इसमें कि जो क्लिनिकल जो डिसीजन मेकिंग है सपोर्ट में, उसमें भी 40% डॉक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैम ये कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक मरीज के हेल्थ के नजरिए से? दीपक जी, हमें इसको बहुत ब्रॉड नजरिए से देखना पड़ेगा। Right. आज हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम केवल मेडिकल ग्रेजुएट्स या मेडिकल डॉक्टर की बात नहीं करते, बल्कि सभी की बात करते हैं। सो इट इज सो इजीली एक्सेसिबल। सो डेफिनेटली होता है कि चलो इसको हम चैटबॉट को इस्तेमाल करें, बट इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली ये है कि मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है, या एल्सेवियर का जो है जर्नल का जो आर्टिकल है, डेफिनेटली इस पर लाइट थ्रो करता है कि बेसिकली हमें बहुत केयरफुली अपनी क्लिनिकल कॉम्पिटेंस को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ कंडीशंस डेफिनेटली ऐसी हैं। जब मैं रिव्यू करती हूँ सेवरल प्रोजेक्ट्स रिव्यू या रिसर्च का या मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स, मैं देखती हूँ कुछ कंडीशंस में डेफिनेटली वर्क करता है, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिकल कंडीशंस हैं, या जैसे कि अभी बताया लुकिंग एट कार्डियोलॉजी सम पार्ट ऑफ इट, या फिर व्हेन वी लुक एट डायग्नोस्टिक्स पार्ट्स, वहां पे अभी एआई का रोल डेफिनेट है, बट इनडिस्क्रिमिनेट ऑफ एआई इज नॉट गुड। सो यहाँ पे हमारे को डेफिनेटली ट्रेनिंग की जरूरत है, और ये इसकी शुरुआत अंडर ग्रेजुएट लेवल से, यानी कि जब स्टूडेंट एमबीबीएस में ही एंटर करता है तो वहीं से मैं सोचती हूँ कि इसका सेंसिटाइजेशन जरूर होना चाहिए। एंड ये नहीं कि कोई भी पेशेंट किसी भी उससे आया तो हमने उससे चैट जीपीटी से देख लिया और ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पे ये जो शॉर्टकट है, बिकॉज इंडिया बहुत बड़ा है, 148 करोड़ लोग हम हैं, एंड हमारे इतने प्रदेश हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे सब हिस्से एक जैसे नहीं हैं। और जब हम कहेंगे कि मेरे को इजी एक्सेस है, मैं एआई का चैटबॉट से मैं इसका इलाज देखूं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस मैम आपने बहुत अच्छी बात आपने बोली है मैम। और इस रिपोर्ट में एक और चीज का जिक्र है जो हम जब एआई पे जब भी शो करते हैं उसके बारे में हम वार्न भी करते हैं कि एआई का एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, हेलुसिनेशन, राइट? हेलुसिनेशन में क्या करता है एआई, बहुत ही कॉन्फिडेंटली ऐसी आपको आउटपुट दे देगा जो आपको लगेगा कि अरे वाह, क्योंकि एआई बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो हेलुसिनेशन का शिकार भी हो सकता है। तो डॉक्टर को नहीं मालूम है कि एआई ने जो आउटपुट दिया है उसका वैलिडेशन क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस एस्पेक्ट इस रिपोर्ट में भी ध्यान में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सारे जो जजमेंट्स हैं उसमें जो एआई से लिखी जा रही हैं वकीलों की तरफ से, उस पर नाराजगी भी जाहिर की है। वहां पर भी एआई हेलुसिनेशन चल रहा है। तो ये बड़ा गंभीर मसला है इस पूरे पक्ष का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो क्लिनिशियंस हैं वो ये मान रहे हैं कि अगले 10 सालों में एआई स्वास्थ्य सेवा का बड़ा इंपॉर्टेंट असिस्टेंट बन जाएगा। तो एआई से हम भाग नहीं सकते, एआई को हम हटा नहीं सकते, उसको साइड नहीं कर सकते, बट ह्यूमन और एआई का ये जो ताना बाना है ये कितना सुरक्षित आगे बढ़ पाए, इस पर क्या किया जाए कुछ और, इस पर बातें एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर राय, एक बड़ा दिलचस्प सा इसमें एक एंगल निकल करके आ रहा है। ये रिपोर्ट कह रही है कि 68% डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि एआई का यूज जो है वो और आसान होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, और संभवतः इसीलिए चैटबॉट की तरफ वो डॉक्टर्स जा रहे हैं। बट इससे भी ज्यादा लगभग इतने ही डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वैलिडेशंस भी होना चाहिए, यानी कि सुरक्षित भी होना चाहिए। भारत में बहुत बड़ी ये चर्चा है कि एआई कैसे उसका इस्तेमाल आसान हो लेकिन वो सुरक्षित भी हो। ये नहीं कि कुछ भी दे दो, वैलिडेशन भी होना चाहिए, रेफरेंस भी निकाल करके वो दे ताकि वो सही जानकारी तक पहुंच पाए। तो सर आपके लिए इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है, इजी टू यूज या फिर इंडिपेंडेंट वैलिडेशन ज्यादा सुरक्षित? ज्यादा सुरक्षित को मैं ज्यादा महत्व दूंगा। राइट। वो इसलिए ज्यादा महत्व दूंगा, देखिए
आज के भौतिकतावादी युग में जो है अ, बहुत कुछ जो है सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट में जुड़ा रहता है। गूगल इंफॉर्मेशन कहाँ से देता है? जो इंफॉर्मेशन वो हर जगह से कलेक्ट करता है, जो हम मतलब एक तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। आप इसका आप डॉक्टर की हम ट्रेनिंग करते हैं, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अभी तो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, तो इसकी जो है जानकारी लेने के लिए ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, निर्णय लेने के लिए नहीं। निर्णय को प्रभावित कर सकता है, बट निर्णय वो डॉक्टर ले रहा है। लेकिन जो ट्रेनिंग की बात हो रही थी अभी, डॉक्टर चंद्रकांत ने भी उस पर बोला था, वह जो है हम लोग रोज देख रहे हैं। जैसे हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आजकल जब थीसिस हमारे पास आती है रिसर्च का, वो देख के लग जाता है कि एआई से है। आप जब तक उसको अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं, डेटा को खुद एनालाइज नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं होगी, तो कल कोई भी रिपोर्ट अगर जारी होती है तो उसका आप क्रिटिकल इनपुट नहीं दे सकते कि इसकी मेथोडोलॉजी सही है कि नहीं, जो कंक्लूजन ड्रा किया गया है। क्योंकि कंक्लूजन जो है, हो सकता है कोई अपने फेवर में ड्रा कर रहा हो, उसका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो। एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। वह ट्रेनिंग जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। वह अगर हमारी वह समझ नहीं रहेगी तो ये होगा। तो इसलिए हमें ये समझना हुआ कि नहीं, आपने आपने बहुत अच्छा किया सर, आपने रिसर्च का, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड है। देखिए, अभी हमने कुछ दिनों पहले भी एक शो किया था, उसमें हमने देखा था कि पूरी दुनिया में हमारे जो खास तौर से टॉप 50 हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास 60% मरीजों का डेटा है। लेकिन हम कितने रिसर्च पेपर छाप रहे हैं पूरी दुनिया में? हम उसमें बहुत पीछे हैं। साल भर के 5 भी नहीं छाप पा रहे हैं बड़े बड़े अस्पताल, जबकि पास उनके पास इतना डेटा है। और जो सर ने कहा कि एआई से लिख दिया, थीसिस बना दी, उसका आपको प्रमाण कहाँ मिलता है? पूरी दुनिया में भारत के मेडिकल क्षेत्र के जितने जर्नल्स हमारे डॉक्टर्स या रिसर्चर्स या क्लिनिशियंस छाप रहे हैं, उनका साइटेशन लेवल आप देखिए, दुनिया में हम बहुत पीछे हैं। हमें कोई साइट ही नहीं कर रहा है। साइट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें कोई सब्सटैंशियल उसमें चीज नहीं है, या लोग हम पे विश्वास नहीं कर रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। प्लीज कंक्लूड सर, डॉक्टर राय। हाँ, तो मैंने वही कहा कि वह गूगल जो है जानकारी दे सकता है, लेकिन ये नहीं कि वो उपचार का एक अल्टरनेटिव हो गया। वह सलाह दे सकता है, लेकिन वह निर्णय नहीं ले सकता आज के समय में। लेकिन कल जो है वो निर्णय भी लेने लगेगा। वह सिर्फ सलाह देने तक ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हमारी ट्रेनिंग ही वैसी नहीं हुई है, हमारी डिपेंडेंसी उस पर हो गई है, हमारी समझ नहीं है, तो वही जो आप कर रहा था, वह डर ज्यादा है। उसकी वैलिडिटी करनी जो है वो ज्यादा जरूरी है। और हमने जो है ये देखा, देखिए कोविड के समय में भी हमें ये देखने को मिला, जबकि अभी उतना एआई नहीं था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा अगर आपके पास समय है तो। रॉबर्ट मेलन मैसेंजर आरएनए पे काम किए हुए हैं। उन्होंने कहा था जब कि मैसेंजर आरएनए, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका अगर पबमेड में देखिए तो पब्लिकेशंस बहुत हैं। जब उन्होंने कहा कि मैसेंजर आरएनए का आविष्कार जो है वैक्सीन बनाने के लिए नहीं किया गया था, इसका दुरुपयोग हो रहा है, उसको गूगल ने बैन कर दिया, उसको एक्स ने बैन कर दिया, उस समय ट्विटर था। और उसके बाद इस पे गलत जानकारी आने लगी कि मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं। साइंस तरक्की नहीं कर सकता जब तक डिस्कशन नहीं हो। इतना बड़ा साइंटिस्ट अगर कुछ बोलता है तो हमें सुनना चाहिए। तो कल क्या होगा, एआई में जो भी हम भरेंगे वही आएगा। तो वेस्टेड इंटरेस्ट लोग हो सकता है। वैलिड पॉइंट है सर आपका, बिल्कुल डिस्कशंस तो होने चाहिए, और इसीलिए ये रिपोर्ट्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डॉक्टर लहरिया सर, आपको लगता है सर, क्योंकि अभी हमारे पास एक फ्रेमवर्क नहीं है, अभी कम यूज हो रहा है, कल ज्यादा यूज होगा, बट एथिकल फ्रेमवर्क नहीं होना, ये कितना बड़ा गैप आप इसे मानते हैं? क्या एक समय आ गया है कि सरकार को भी, चाहे क्लिनिकल एआई चाहे चैटबॉट एआई, एक एथिकल फ्रेमवर्क तो होना चाहिए यूज का सर? डेफिनेटली एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें साथ में यह भी याद रखना होगा कि ये समय के साथ इवॉल्व होंगी। जैसे कुछ बेसिक प्रिंसिपल एथिक्स के हर जगह लागू होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पूछता है कि अगर हम एआई का यूज करके मरीज के बारे में कोई एडवाइस ले रहे हैं, उसको एडवर्स आउटकम होती है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एआई रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो ट्रीटिंग डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा? लेकिन ये तो बेसिक पैरामीटर्स है। बहुत सारी चीजों में कहाँ पर एआई का यूज करना है, कहाँ पर नहीं करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में करना है, ह्यूमन का कितना उसमें रोल है, ये सारे सिस्टम बनने चाहिए। और इम्पोर्टेंट है कि इस पर चर्चा जब एआई के इंट्रोडक्शन के साथ ही होनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं। और साथ में इवॉल्व भी, हमें ये भी मानना होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एथिकल प्रिंसिपल या एथिकल फ्रेमवर्क के चलते
हम सारी चीजों को डिले करें। है ये पैरेलल ट्रैक पर इस पर काम करना होगा। लेकिन साथ में अगर हम बाकी चीजों से उदाहरण लें तो जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होती हैं, चाहे वो लार्ज डेटा हो या इंटरनेट का यूज हो, तो एथिकल फ्रेमवर्क उसके साथ ऑनगोइंग इवोल्यूशन होता है, और जो पास में भी हुआ है हम उससे लर्न करेंगे। एब्सोल्युटली सर। एक इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट गर्ग मैम ये आ रहा है कि ठीक है, पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि साहब आपका डेटा प्राइवेसी, मरीज का डेटा प्राइवेसी उसकी कैसे सुनिश्चित की जाए। अब यहां पर अगर डॉक्टर मरीज का सारा डेटा एआई को दे रहे हैं एंड वी डोंट नो कि वो कहां जाकर के डार्क वेब में उसका क्या सुरक्षा की गारंटी है, तो डेटा प्राइवेसी भी मैम एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है यहां पर। ये एथिकल पार्ट का एक वो है। तो मैम आपको नहीं लगता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को अब गाइडलाइंस लाई देनी चाहिए इतने सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए? आई थिंक गाइडलाइंस जो हैं वो ऑलरेडी हैं, अच्छा, जिसको कि हम गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत में लेके आते हैं, जहां पे हम प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं। मैं अभी एक स्टडी नहीं, एक सॉफ्टवेयर एआई से रिलेटेड रोल ऑफ एआई इन सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन से एसोसिएटेड थे, और हजारों हमने पैप्समेयर्स को फीड किया होगा, बट पेशेंट्स का डेटा पूरा कॉन्फिडेंशियल रखा गया, और हमने देखा कि क्या पिकअप रेट हो सकता है रोल ऑफ एआई इन पिकिंग अप ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो आपके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि वी कुड ओवर पिक अबाउट 20% केसेस। दैट मीन्स इट इज बेटर टू पिक अप मोर एंड उसकी जांच उसके हिसाब से की जाए। तो प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस है, दे आर पार्ट ऑफ आवर रेगुलर ट्रीटमेंट, दे आर पार्ट ऑफ आवर रेगुलर क्लिनिकल ट्रायल्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको कि हमें टाइम टू टाइम डिस्कस करना है। बट दिस इज एन era of AI and using correct tools with regard to particular entity, it becomes very important। and जैसा कि it is not only इंडिया में ही नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर है अगर हम बात करें, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग 50% डॉक्टर्स जो है दे आर मेकिंग यूज ऑफ एआई अक्रॉस द वर्ल्ड। सो दैट इज वेयर हमें ये जो है, क्योंकि बॉर्डर्स हमारे बहुत पोरस हैं, तो इस पे हमें बहुत कड़ी निगरानी रखनी है। Correct। बट वी हैव टू बी ओपन टू द फैक्ट कि एआई का इस्तेमाल है तो एआई इज ओनली ए क्लिनिकल असिस्टेंट, इट इज नॉट योर ओन रिप्लेसमेंट फॉर अ डॉक्टर। दैट पार्ट वी हैव टू रिमेंबर। और बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया मैम कि आईसीएमआर ने कुछ एथिकल गाइडलाइंस दी जरूर हैं, बट एक जो बड़ा गैप है वो है कि जनरल एआई और जो क्लिनिकल एआई, इसमें कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं है। मतलब एक डॉक्टर कब जो डिजाइंड एआई है उनका इस्तेमाल करेगा, कब चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई का इस्तेमाल कीजिएगा, इस पे स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। तो एक बड़ा गैप ये है। दूसरा, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट आप लीजिए, बट क्या वो नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हो रहा है, दवा सुझाने के लिए हो रहा है, इलाज तय करने के लिए हो रहा है, इसके लिए कोई नेशनल एसओपीज नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज के पूरे डिस्कशन से ये जरूर निकलता है कि हमको एक एथिकल फ्रेमवर्क बड़ा स्पष्ट तरीके से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इवॉल्विंग टाइम है एआई के लिए और रैपिडली चेंज हो रहा है, कहीं देर ना हो जाए। थैंक यू सो मच आज की चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर राय, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर लहरिया सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर गर्ग मैम, थैंक यू मैम आपके समय के लिए। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए।